हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मोबाइल नंबर। यदि आपको बात करनी होगी मुझसे तो जो व्यक्ति फ़ोन उठाएगा आप कहिएगा कि चंचल सर से बात करा दीजिए, बातचीत हमसे हो जाएगी। ये वीडियो मुख्य रूप से ये है उनके लिए है कि जो लोग खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं। हमारा जो पिछला वीडियो था खंड शिक्षा अधिकारी पे, उस पर आप लोगों ने बहुत सारे अपने सवाल पूछे थे, बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम का पैटर्न पूछा था, सिलेबस पूछा था। तो यकीन मानिए इस वीडियो में आप अधिकतम अपने 25 से 30 मिनट दीजिए। देखने के बाद आपको सिलेबस के संबंधित, एग्ज़ाम पैटर्न संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो चलिए, खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं तो पहले उनको कर लिया जाए। यदि आप में से किसी व्यक्ति को जान लीजिएगा हमसे बात करनी होगी तो ये मोबाइल नंबर है। कोई व्यक्ति अगर फ़ोन उठाएगा कहिएगा कि चंचल सर से बात करा लीजिएगा। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए हमारा ऑलरेडी एक बैच है, उसका नाम है विजय 2026 बीईओ बैच। विजय 2026 बीईओ बैच, जिसमें कक्षाएं जो हैं स्टार्ट हो गई हैं। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको खंड शिक्षा अधिकारी बनना है तो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने बीएड किया हुआ है और आपकी उम्र 21 साल है और आपकी अधिकतम उम्र 40 साल है, और यदि प्राइमरी के टीचर हैं तो 45 साल है, तो आप खंड शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं। एक बढ़िया जॉब है। और बीईओ मतलब समझ लीजिएगा कि बीएड करने के बाद किसी नौकरी को लोक सेवा आयोग से सबसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो वो है खंड शिक्षा अधिकारी। लेकिन कंपटीशन इसमें टफ रहता है क्योंकि पदों की संख्या कम रहती है। तो चलिए, आपको मैं डिटेल में एक एक करके इस पर बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहली बात समझ लीजिएगा कि हम बात जो करने वाले हैं खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में, तो पहले कुछ बेसिक बातों को समझ लीजिएगा। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी यानी जिसको हम लोग ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है, इसका विज्ञापन जो है वो जुलाई महीने में आएगा। जुलाई महीने में इसका विज्ञापन आएगा। सीटों की संख्या लगभग 250 के आसपास होगी, ठीक है। अब इसमें एलिजिबल कौन होगा? तो देखिए, इसमें एलिजिबल कौन है कि जिसने यूजी किया है और बीएड किया है, यूजी और बीएड किया है। यानी कि आप जान लीजिएगा कि जिस समय विज्ञापन आएगा उस समय आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपका बीएड का पेपर अभी अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब जिस दिन विज्ञापन आएगा और जिस दिन अपना फॉर्म करेंगे उस दिन आप जो है, देखिए, मार्कशीट आपको मिली हो ना मिली हो, आपको डिग्री मिली हो ना मिली हो, मतलब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका चाहिए, ठीक है, विज्ञापन आने के समय तक। तो मान के चलिए कि विज्ञापन जुलाई तक आएगा और मुझे लगता है तब तक सभी के जो है यूजी के, मतलब सबके रिजल्ट जो है बीएड के आ चुके रहते हैं। दूसरी बात, इसमें एज लिमिट को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है। देखिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी में, तो आपकी एज लिमिट 21 से लेकर 40 साल है, 21 से लेकर 40 साल है। लेकिन यदि आप प्राइमरी के अध्यापक हैं तो आपको उम्र सीमा में छूट मिलती है और आप 21 से लेकर आप 45 साल तक की एज में दे सकते हैं, यूआर कैटेगरी होने के बाद भी। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी को उम्र में 5 साल की छूट मिलती है। बाकी देखिए, बीईओ पद के बारे में अगर आपको डिटेल जानना हुआ तो कोई व्यक्ति जान लीजिएगा जो प्राइमरी विद्यालय का अध्यापक होगा, उससे पूछिएगा कि वो आपको बताएगा कि इस पद की अहमियत क्या होती है, इस पद की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। या फिर डिटेल जानना होगा तो हमारा जो पिछला वीडियो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया डिटेल में कि खंड शिक्षा अधिकारी कौन होता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, तो क्या चीज़ें हैं। तो चलिए, इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पहले कुछ बातचीत कर ली जाए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो सबसे सिंपल समझ लीजिएगा इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न है कि आपसे जो है 2 लेवल पे पेपर होता है। पहला होता है प्री एग्ज़ाम, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा होता है मेंस एग्ज़ाम, जिसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा, जिसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा। प्री एग्ज़ाम जो होता है ये केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी इसके नंबर जो है मुख्य परीक्षा में ऐड नहीं होते। आपका सिलेक्शन जो होता है वो मुख्य रूप से मेंस एग्ज़ाम के आधार पे होता है। इस पर कोई इंटरव्यू नहीं होता, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। मतलब यदि आपने प्री परीक्षा पास कर ली है और प्री परीक्षा पास करने के बाद आप मुख्य परीक्षा देंगे, मुख्य परीक्षा में जो है अभी मैं बताऊंगा सिलेबस में कि क्या क्या आता है। यदि आप उसको पूरा करते हैं तो आपका चयन जो है खंड शिक्षा अधिकारी पे हो जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी की जो ग्रेड पे है वो 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। और आप जानने जब तक नौकरी में आएंगे, जब तक आप लोग नौकरी में आएंगे तो उस समय 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका होगा। तो यकीन मानिए कि आपकी सैलरी लगभग
1,00,000 रुपए के आसपास होगी 8वें वेतन आयोग के बाद। इस समय इस पर सैलरी जो है ज्वाइनिंग पे वो लगभग 65,000 के आसपास मिलता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात कर लिया जाए। ठीक है, तो देखिए चलिए पहले सबसे पहले प्री के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा प्री का सिलेबस है, ये हमारा प्री एग्ज़ाम का सिलेबस है। इसको भी आप पहले समझ लीजिएगा कि हमारा ये प्री एग्ज़ाम का सिलेबस है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो देखिए आपके पेपर में टोटल जो है आपसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए समय मिलता है कुल 2 घंटे का और टोटल पूर्णांक होता है 300, यानी 2 घंटे में आपको 120 प्रश्न करने हैं। ठीक है, 120 प्रश्न करने। अब ये जो सिलेबस है, ये जो 2020 में जो विज्ञापन आया था, ये उस समय का सिलेबस है और सिलेबस में आयोग आपसे क्या क्या पूछने वाला है। तो आयोग ने सिलेबस में जो लिखा है उसके अनुसार आपसे पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की अगर बात की जाए तो सामान्य विज्ञान में आपसे बायोलॉजी, आपसे केमिस्ट्री और आपसे फिजिक्स, कैसा, तो जिसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं, आपसे वो पूछा जाएगा। ठीक है, हम अगला जब वीडियो लेंगे तो बताएंगे कि कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा भारत का इतिहास। जब भारत के इतिहास की बात की जाती है तो यानी आपसे प्राचीन इतिहास, ठीक, आपसे मध्यकालीन इतिहास और आपसे आधुनिक भारत पूछा जाता है। सबसे अधिक प्रश्न जान लीजिएगा आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं और सबसे अधिक पूरे पेपर में जो प्रश्न आते हैं वो आधुनिक, मतलब ये पूरे भारत के इतिहास से ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मतलब सिलेबस का पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी आप मान के चलिए कि 1885 से लेके 1947 तक का इतिहास आयोग ने अलग से लिखा हुआ है सिलेबस में, यानी आपसे यहाँ से ठीक ठाक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए कि मॉडर्न इंडिया को प्रिपेयर करना सबसे आसान होता है यदि आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, किसी अच्छे टीचर, किसी अच्छे ट्यूटर के गाइडेंस में पढ़ लिया, अच्छी किताबें पढ़ ली, तो आप आराम से राष्ट्रीय आंदोलन से जितने प्रश्न आएंगे आप सारे प्रश्नों को सही कर सकते हैं। फिर अगला हमारा क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है, आपसे भारत की राज्य व्यवस्था और पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है और इसके प्रश्न बहुत आसान होते हैं। यकीन मानिए आपकी पूरी तैयारी में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा जो है इसी विषय को पढ़ने में आता है, क्योंकि आप जानना चाहेंगे कि भारत का सिस्टम कैसा है, भारत का सिस्टम कैसे चलता है। अर्थव्यवस्था पे छोटे छोटे टॉपिक हैं वो पूछे जाते हैं और कल्चर हमसे पूछा था। कल्चर वाला जानिएगा ये शिफ्ट होके यहाँ पहुँच जाता है, भारतीय इतिहास में पहुँच जाता है। फिर देखिए आपसे भारतीय कृषि यानी हमारे कृषि व्यवस्था कैसी है, व्यापार व्यवस्था कैसी है, ठीक, व्यापार व्यवस्था कैसी, आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार एक अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को आप 2 जगह पढ़ते हैं, एक कहाँ पढ़ते हैं, एक इसको आप भूगोल में पढ़ लेते हैं, एक आप इसको भूगोल में पढ़ लेते हैं। कुछ चीज़ें व्यापार की आप अर्थव्यवस्था में पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ें आप बायोलॉजी में भी, एग्रीकल्चर में कुछ सेक्शन आपको पढ़ने को मिलता है। फिर देखिए जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण। जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। देखिए पर्यावरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और पर्यावरण आप 2 जगह पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, तो पर्यावरण आप एक जगह पढ़ते हैं, कहाँ पर, तो पर्यावरण आप पढ़ते हैं सबसे पहले भूगोल में, फिर आप पढ़ते हैं बायोलॉजी में, फिर आप पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। यानी आसान तरीके से इसको भी तैयार किया जा सकता है। अभी जो जनगणना चल रही है उस जनगणना से पहले ये पेपर हो जाएगा, यानी आपको नई जनगणना पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2011 की जो जनगणना है उसी जनगणना से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अगला लिखा है उन्होंने विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधन। अमूमन क्या होता है कि जब मैं किसी जानकारी को बता रहा होता तो मैं पीपीटी नहीं लगाता, क्योंकि मुझे लगता है क्या अच्छी, लेकिन पीपीटी मैंने लगाया है आपकी सुविधा के लिए। ये पीपीटी आपने जो ग्रुप में ऐड हुए हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा या टेलीग्राम जुड़ जाएगा, तो ये पूरी पीपीटी आपको वहाँ मिल जाएगी, सिलेबस आपको पूरा मिल जाएगा। ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए अगला देख लीजिए, अगला आपसे आयोग क्या पूछने वाला है। देखिए फिर आयोग ने आपको सिलेबस में लिखा है कि हम आपसे क्या पूछेंगे, तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, ठीक, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर और उद्योग, यानी आपसे यूपी के बारे में सब कुछ पूछा जाएगा और इसका वेटेज ठीक ठाक रहता है। यानी यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूपी जान लीजिएगा, यूपी में आप रहने वाले हैं, यूपी को आपने पढ़ना सबसे आसान है। मुश्किल से जान लीजिए 20 घंटे में पूरा यूपी खत्म हो जाता है और आप आराम से 10 क्वेश्चन यहाँ सही कर सकते हैं। फिर देखिए सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, यहाँ से भी लगभग 10 से 12
प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान होते हैं। मतलब इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं, आपसे सिंपल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे आपसे पिता पुत्र के वाले सवाल पूछे जाएंगे, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, वैसे पूछेंगे। यानी ये प्रश्न इतने आसान होते हैं कि इन प्रश्नों को यदि आप गलत कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप अपनी असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन पे कभी गलती मत करिएगा। ठीक है, फिर देखें प्रारंभिक गणित हाई स्कूल, तो ये भी जानिएगा बहुत आसान से प्रश्न। जैसे आपसे परसेंटेज पूछ ली जाएगी, आपसे रेखा गणित के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, बीजगणित में मतलब हाई नहीं, एक दो सूत्र पूछ लेते हैं, तो आसान सा प्रश्न है। यानी 120 प्रश्नों को अगर आप समझ लीजिएगा कि 120 प्रश्न आते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि पीटी परीक्षा में आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाए तो टारगेट रखिए कि आप इसमें कम से कम 75% नंबर ले आइए। यानी अगर 120 का हम 70% निकालते हैं तो क्या होगा, यानी 12 सत्ते 84। यानी 120 में यदि आपने 84 क्वेश्चन सही सही कर लिए तो यकीन मानिए कि आप इस परीक्षा को बड़े आराम से प्री परीक्षा को पास कर जाएंगे। लेकिन प्री परीक्षा को बस केवल आपको कट ऑफ पार करना है, आपको इसके नंबर मुख्य परीक्षा में ऐड नहीं होते। ठीक है, तो चलिए अब समझ लेते हैं इसकी मुख्य परीक्षा जहाँ से आपका चयन होना है। ठीक है, इसकी बुक लिस्ट, इसको पढ़ना कैसे है, क्या चीज़ें, इसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। बाकी जो हमारा विजय बैच है, तो विजय बैच में सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस हैं, उसके अकॉर्डिंग नोट्स हैं, वो सब चीज़ें आपको विजय बैच में दी जाएंगी। और विजय बैच आपको बहुत ही नॉमिनल शुल्क पे दिया जा रहा है। ठीक है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। वहाँ पे आपको 3 या 4 टीचर मिलेंगे जो लाइव पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, यानी कंप्लीट नोट्स, और मात्र जानिएगा 1900 रुपये का बैच है, आप उस बैच को ले सकते हैं। हाँ, यदि किसी बच्चे को लग रहा है कि यार हमारे पास पैसे नहीं हैं और मैं पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आप बात करिएगा। आप अगर जेन्युइन हैं और समस्या है तो आपकी समस्या का निदान करने का भी मैं प्रयास करूँगा। तो चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, अब आते हैं, चलिए हमारा जो मेंस एग्ज़ाम है, तो मेंस एग्ज़ाम को पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि यही असली गेम है कि जहाँ पर आपको जानना है तभी आप समझ पाएंगे। तो देखिए होता है क्या है कि सबसे पहले क्या है कि आपसे जीएस का एक प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। आयोग ने जो लिखा है, तो क्या लिखा है कि प्रश्नों की संख्या क्या होगी, तो प्रश्नों की संख्या कुल आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न पूछेंगे। पेपर आपका ABC 3 सेक्शन में बटा होगा। मैं हट जा रहा हूँ ताकि आप उसको पूरा पढ़ सकें, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें। तो देखिए पहले क्या पूछा आयोग ने कि हम आपसे क्या पूछेंगे, तो हम आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे, मतलब बड़े वाले प्रश्न पूछेंगे। कुल 10 प्रश्न पूछेंगे जिसमें आपको 125 शब्द में उत्तर लिखना होगा, और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, मतलब कुल 100 मार्क्स का होगा, कुल 100 मार्क्स का होगा। फिर आपसे हम पूछेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय मतलब क्या होता है, ठीक, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये भी आपसे कुल हम 10 प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको 50 शब्द में लिखना होगा। और ये प्रश्नों की संख्या कुल कितनी होगी, तो प्रश्नों की संख्या में कुल 6 होंगे, यानी 60 मार्क्स का ये होगा। ठीक है, अब अति लघुत्तरीय में क्या है, तो आपसे कुल हम 20 प्रश्न पूछेंगे, इसका उत्तर आपको 25 शब्द में लिखना होगा। आप हमारे ग्रुप जुड़िएगा तो आपको हम इसका मेंस का पेपर, प्री का पेपर उपलब्ध करा देंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। ये 2-2 नंबर के होंगे और कुल 40 होगा अंक। ठीक है, यानी पहला पेपर आपका जीएस का होगा, तो जीएस के पेपर में आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। अब चलिए जीएस के सिलेबस को देख लिया जाए कि आयोग आपसे जीएस में क्या क्या पूछने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए कुल हमारे जो है मुख्य परीक्षा में हमारे कुल 3 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी का, ठीक, कुल 3 घंटे का होता है, 100 मार्क्स का होता है। सामान्य अध्ययन भी कुल 3 घंटे का होता है, ये भी कुल 200 मार्क्स का होता है। निबंध जो होता है कुल 3 घंटे का होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है। निबंध आपको कुल 3 निबंध लिखने होते हैं। ठीक है, 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। सामान्य अध्ययन में कुल 40 क्वेश्चन है, और सामान्य हिंदी जो 10वीं स्तर की सामान्य, उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है, तो हिंदी में चलिएगा आपसे लेटर पूछेंगे, आपसे पर्यायवाची पूछेंगे, आपसे विलोम पूछेंगे, आपसे मुहावरा पूछते हैं, आपसे गद्यांश पूछते हैं, आपसे संक्षेपण पूछा जाता है, आपसे पत्र लेखन पूछा जाता है, सरकारी पत्र कैसे लिखते हैं, अर्ध सरकारी कैसे लिखा जाता है, सारांश लेखन कैसे होता है। तो आसान सी चीज़ें जो तैयार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप तब पहुँचेंगे जब आप प्री एग्ज़ाम को पास करेंगे। देखिए प्री एग्ज़ाम को निकालना सबसे बड़ा टारगेट यहाँ पर है, क्योंकि यकीन मानिए कि यदि आप प्री एग्ज़ाम को पास कर ले गए तो यकीन मानिए कि आप सफलता को 70% पहुँच चुके हैं, क्योंकि प्री में ठीक ठाक संख्या में लोग होते हैं और
8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद जितने भी प्राइमरी के टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, बहुत सारे सरकारी टीचर चाहते हैं कि ऐसा पद जो है अधिकारी का पद है हमको प्राप्त हो जाए, क्योंकि समझिए कि आपकी जो नियुक्ति होनी है तो नियुक्ति उत्तर प्रदेश में होनी है। तो बहुत सारे लोग जान लीजिएगा जो अलग अलग जगहों पे टीचर हैं, आप टीजीटी टीचर हैं, पीएचडी टीचर हैं, आप पता चले कि अंडमान में हैं, आप शिलोंग में हैं, आप लक्षद्वीप में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कहता हूँ कि अपने घर चले आइए। यदि आपको लगता है कि मुझे अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में आना चाहिए, तो एक शानदार सा पद है। आप बीईओ के पद की तैयारी करके इस पद को ज्वाइन करके आप एक बढ़िया जीवन जी सकते हैं। चलिए अब देखिए, ये हमारा हिंदी का सिलेबस है, ये हमारा हिंदी का सिलेबस है। आपसे हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिए हिंदी के सिलेबस में ये आपको सारा का सारा मैटर आपको मैं ये पूरी पीपीटी आपको ग्रुप में डलवा दूंगा, टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, एप्लीकेशन पे आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या पूछा गया, गद्यांश का संक्षेपण, ठीक, शीर्षक, लेखन और व्याख्या सहित अर्थ एवं शब्द प्रयोग। अब मैं इसको डिटेल में इसकी व्याख्या यहाँ पे इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अगर व्याख्या करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। बाकी हम अलग अलग सेक्शन में इसकी व्याख्या करेंगे, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। फिर देखिए आपसे कहा गया कि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्राचार, कार्यालय पत्राचार, ज्ञापन, अधिसूचना आपसे पूछा जाएगा। फिर आपसे वाक्य एवं प्रयोग पूछे जाएंगे, ठीक, आपसे वाक्य एवं प्रयोग पूछे जाएंगे। आपसे हम पर्यायवाची पूछेंगे, विलोम शब्द पूछेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछेंगे, तत्सम तद्भव पूछेंगे, देशज शब्द पूछेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछा जाएगा। फिर आपसे हिंदी व्याकरण में अशुद्धि शोधन, जैसे आपसे पूछा गया कि एक शब्द दिया गया, क्या इसका शुद्ध शब्द लिखिए, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी जान लीजिएगा मुख्य परीक्षा में हिंदी में नंबर गणित की तरह मिलते हैं। यदि हिंदी का पेपर आपने सही से अटेम्प्ट कर दिया तो हिंदी में 100 में से 75, 80, 85 तक लोग नंबर पाते हैं। पिछला जो बैच था 2020 का बैच, कई सारे हमारे विद्यार्थी, तब मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया करता था, इस समय जो है इस पद पर कार्यरत हैं। तो आपको एक बढ़िया अवसर मिल रहा है, चुनावी वर्ष है। यदि आप अधिकारी बनना चाहते हैं, बीईओ आप बनना चाहते हैं, आपने बीएड किया है, तो आपके लिए अधिकारी बनने के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, ठीक है। फिर देखिए आपसे आयोग क्या पूछ रहा है। अब देखिए ये आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। मुख्य परीक्षा में देखिएगा जो आपने पढ़ा था पीटी एग्जाम में वही सिलेबस यहाँ भी है, बशर्ते क्या है कि वहाँ पे आपको टिक मारना था, यहाँ आपको लिखना है। आपसे भारतीय इतिहास पूछेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति पूछी जाएगी, भारत एवं का भूगोल पूछेंगे। यहाँ देखिए विश्व का भूगोल आपसे नहीं पूछा जाएगा, जबकि वहाँ पे भारत और विश्व दोनों पूछा जा रहा था। अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, फिर आपसे कुछ करंट अफेयर की न्यूज़ पूछे जाएंगे, राजनीतिक दल और संस्थाओं से प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान और मानव जीवन विज्ञान की उपयोगिता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। हम अगला जब वीडियो बनाएंगे तो इस पे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या क्या संभावनाएं होती हैं, हम आपको डिटेल में एक एक करके बताएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। ये परीक्षा जितना हवा बनाया गया उतना कठिन है नहीं। इस परीक्षा को अगर आपने एक ढंग से तरीके से, मैं ये बोल रहा हूँ कि समझ लीजिए यदि आपने अपने जीवन के 5 महीने यदि आपने दे दिए तो आप आराम से खंड शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं, बशर्ते आपको ठीक ठाक मेहनत करनी होगी। मतलब 4 घंटे 5 घंटे यदि आप नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पा रहे तो इस परीक्षा की तैयारी मत करिए, होगा नहीं। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं और मेरी टीम इस पूरे बैच को पूरे फंडामेंटल से लेकर टॉप लेवल तक चलाएगी। आप ज्वाइन चाहे तो करिए, मत करिए। देखिए मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं, आप कहीं पढ़ लीजिए, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो सत्य है वो बताना जरूरी है, क्योंकि हम आप और जो है एक माध्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे, इसी पे। फिर देखिए क्या है, हाँ अब देखिए फिर आपसे निबंध पूछा जाएगा। तो देखिए निबंध में क्या है, तो देखिए आपसे जो है 3 खंडों से निबंध पूछा जाता है, 3 खंडों से निबंध पूछा जाएगा। निबंध जो है कुल 700 शब्दों में लिखना होता है। अब देखिए निबंध आपसे क्या पूछेंगे, तो देखिए साहित्य एवं संस्कृति से निबंध पूछेंगे। मतलब निबंध या तो साहित्य पे होगा या संस्कृति पे होगा या किसी सामाजिक विषय पे होगा, यानी खंड क का निबंध यहाँ से आएगा। इसमें से किसी एक को लिखना है, तीनों को नहीं लिखना है। अब आइए दूसरे वाले पे देखिए। फिर देखिए क्या है, खंड ख से जो है आपको ये 3 टॉपिक हैं। इन 3 टॉपिकों में से मतलब विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, यहाँ से कुल 3 निबंध होंगे, किसी एक को यहाँ से लिखना है। फिर 3 यहाँ पर होंगे, इसमें से भी कोई एक लिखना है। इसका मतलब आपको खंड क, खंड क, खंड ग, यानी तीनों से एक एक टॉपिक को चूज करके निबंध 700 शब्द में लिखना है। बहुत लोगों को जो है निबंध लिखने में समस्या होती है। यकीन मानिए यदि आप हमसे जुड़ते हैं
तो निबंध लिखना कैसे होता है, निबंध की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, निबंध में सोचना कैसे होता है, यानी निबंध का नंबर समझिएगा। निबंध और हिंदी ये समझिए इस पूरी परीक्षा के, मुख्य परीक्षा के दो ऐसे पिलर हैं कि जहां पर आप अधिकतम नंबर लाके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, ये मोबाइल नंबर है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या है कि खंड शिक्षा अधिकारी, जैसे अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अभी विज्ञापन आया नहीं, आप पहले से बैच चला रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा कि देखिए, किसान जो होता है वो समझ लीजिएगा कि अपनी फसल बोने से पहले पहले खेत की तैयारी करता है, जब मौसम आता है तब उस फसल को बोता है। तो यकीन मानिए कि विज्ञापन यदि आप इंतज़ार कर रहे हैं और विज्ञापन आने पे आपको लग रहा है कि मैं पढ़ाई करूंगा, सब पाऊंगा, तो आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि दुनिया बहुत आगे चल रही है। दुनिया 6G पे है, दुनिया AI पे है, दुनिया ChatGPT पे है। तो यकीन मानिए यदि आपको खंड शिक्षा अधिकारी बनना है तो अपनी तैयारी आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। विज्ञापन जुलाई में आएगा, कुछ लोग कहते हैं सर जुलाई में नहीं आएगा, अगस्त में आएगा। अगस्त में आएगा ये सुनिश्चित है, लेकिन जब विज्ञापन आएगा, विज्ञापन आने और उसके बीच में समय बहुत कम मिलता है और सिलेबस पहाड़ जैसा है। तो आप अपनी तैयारी को अभी से क्या करिए। अगर आपको देखिए BEO बनना है, टारगेट आपने रखा है कि यार मैंने B.Ed किया है, मेरी उम्र 21, 22, 23 साल की है, यकीन मानिए कि आप जितने कम उम्र में अधिकारी बनेंगे आपका प्रमोशन उतना अधिक होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि खंड शिक्षा अधिकारी आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे आपकी तनख्वाह जान लीजिएगा लगभग 1 लाख रुपए होगी, लगभग 1 लाख रुपए होगी। इतने आसान तरीके से लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा में आप अधिकारी नहीं बन सकते। तो अब तय आपको करना है कि अधिकारी बनना है कि नहीं बनना है। पदों की संख्या 250 के आसपास रहेगी। बहुत लोग कहते हैं सर पदों की संख्या बहुत कम है। देखिए, अधिकारियों की जब भर्ती होती है तो पदों की संख्या हमेशा कम रहती है। परीक्षा 2 लेवल की है, प्री और मेंस है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। आपने B.Ed किया है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। आप अगर B.Ed अंतिम वर्ष में है और आपको लगता है कि 30 जून तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो भी आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। आप भारत के किसी भी राज्य में हो इस परीक्षा को दे सकते हैं। यदि आप जान लीजिएगा किसी विद्यालय में टीचर हैं, प्राइवेट विद्यालय में टीचर हैं, आप प्राइमरी के टीचर हैं, आप तैयारी करिए। तैयारी करने के बाद आप अधिकारी बनने के हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों का अभी बिहार में सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने B.Ed किया, नौकरी नहीं मिली तो किसी न किसी प्राइमरी विद्यालय में, किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। अपने समय को जाया मत करिए। बहुत सस्ता बैच आपको मैंने दिया है और इससे बढ़िया जान लीजिएगा इतने कम पैसे में आपको इतनी अच्छी कंटेंट मार्केट में नहीं। देखिए, फीस हमारी इस समय इसकी 2399 प्लस टैक्स है, लेकिन इस पर अभी ऑफर चल रहा है। यदि आप 1 जून से पहले एडमिशन लेते हैं तो आपको 500 रुपये का कूपन दिया गया। इस 500 रुपये के कूपन से आप अपनी फीस कम करिएगा, मतलब लगभग 1900 कुछ रुपये में आपका एडमिशन इस पूरे बैच में हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलना है तो देखिए, आपको लाइव क्लास मिलना है, लाइव क्लास मिलेगी, आपको रिकॉर्ड क्लास मिलेगी, आपको PDF नोट्स मिलेगी, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको डाउट सेशन मिलेंगे। यकीन मानिए कि इससे बेटर आपको कोई कुछ मार्केट में देने वाला नहीं है। तो अब तय आपको करना है या नहीं करना है। तो चलिए, आप अगला वीडियो हम बनाएंगे। इस वीडियो में हम सिलेबस की एक एक पॉइंट में कि किस किस पॉइंट में क्या क्या पढ़ना है, पुराना पेपर कैसा आया था, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप ये मत सोचिएगा कि बिना किसी कोचिंग के, बिना गाइडेंस के आप इस पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बशर्ते क्या है कि जहां आप जिस चीज़ को 5 घंटे में करेंगे आपको हम 1 घंटे में वो चीज़ उपलब्ध करा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, जय हिंद।